जो एक प्रेडिक्टेड डेटा है, अगर 2035 तक जिस रेट से हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, फिर अगर हम लोग उसको कंटिन्यू करते रहें तो फिर जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। और जो वो सबमर्ज होते होते पहले कोस्टल एरिया से धीरे धीरे फिर जो बीच के हमारे प्लेन्स हैं उसकी तरफ बढ़ेगा। तो जो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, वो फिर खतरे में आ जाएगा अगर हमने इसके लिए सही स्टेप्स नहीं लिए। थर्मल पावर प्लांट्स के साथ एक इशू ये आता है कि वो वहाँ पे कोल को बर्न करते हैं। कोल जब बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा तो वो बाहर जाके फिर एक कार्बन ब्लैंकेट बनाएगा और जिसकी वजह से हमारा अर्थ धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो यही जो रीज़न है जो आजकल हमारे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो CO2 है वो गर्मी को बाहर जाने नहीं दे रहा है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेटा बात करें तो 2020 तक कुछ ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है लगभग $900 बिलियन की थी, और जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है 2030 तक ये बढ़ के $2000 बिलियन तक की इंडस्ट्री हो जाएगी। और इसके पीछे कारण ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के देश, चाहे आपका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो या COP28 हो, तो हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। कि गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा बनाई है कि आपको शायद किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत भी नहीं है। आपका सोलर के लिए गवर्नमेंट एक नेशनल पोर्टल बना दिया, आप उस पोर्टल पे जाइए और उस पोर्टल पे जो भी दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो कीजिए, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, वो ऑलरेडी एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। खुद एक कंपनी आके आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, एक क्या हो सकता है मल्टीपल कंपनीज कॉन्टैक्ट करेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको किसके साथ जाना है। जैसे ही आप जिसके साथ जाएंगे उसके साथ आपने सोलर इंस्टॉल करवाया, साथ के साथ आप अपनी सब्सिडी भी मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा सब्सिडी का जो अमाउंट है कब तक आ जाएगा मेरे खाते में। तो आई थिंक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मॉडल बना है गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में। यानी आप ये सोचिए कि 98% घर इंडिया में अभी भी सोलर के मतलब सोलर की जो फैसिलिटीज हैं उससे वंचित है। तो स्वागत है आपका द चौपाल पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी, और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं इस चीज़ को हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि उनसे आज आपको मतलब बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। सोलर एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होने वाली हैं। तो सभी लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। जिन लोगों का आगे विज़न है, लाइक अगर उन्हें कुछ स्टार्ट करना है, वो भी इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धांत मनु, सोलर कंपनी के डायरेक्टर। राइट, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। अभी जो हमारा देश है और जो अभी विश्व है, उनका थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ाया लगता है मुझे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा मतलब इशू निकल के आ रहा है बाहर। ठीक है, इसमें मतलब किस तरीके से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या कंडीशन है इस टाइम पे? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है एक सच में बहुत बड़ा विषय है। अभी अगर आप जस्ट एक दिन पहले की न्यूज़ पे अगर नज़र डालें तो श्रीनगर में जो टेम्परेचर है वो आज की डेट में 31-32 डिग्री पहुंच चुका है, जो कि आपकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज अब एक वैसा विषय नहीं रहा जो कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस के रूप में डिस्कस किया जाता था। ये अब एक्चुअली लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो गर्मियाँ बीती यहाँ इंडिया में, टेम्परेचर्स कुछ 50 डिग्री के रेंज में जा चुके थे। दूसरा, जो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट है टेम्परेचर की, 56 डिग्री के ऊपर फिर सर्वाइव करना ह्यूमंस का बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस विषय पे आपने हमें बुलाया यहाँ पे बात करने के लिए। और क्योंकि इस टाइम पे मतलब लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लोग सुनते तो हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन उसको सुन के फिर लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद उनकी लाइफ से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि इनकी लाइफ आगे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। ठीक है, तो अभी जो कंडीशन है इंडिया की, क्या लगता है कि अगर हम लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे, इसी डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तो आगे 10-15 साल 20 साल में क्या कंडीशन होगी इंडिया की? देखिए, अगर जिस रेट से इंडिया में जो हमारा एक देश है, एक डेवलपिंग नेशन है, और जिस रेट से बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं, अगर हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया तो आगे फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। अगर जो एक प्रेडिक्टेड डेटा है, अगर 2035 तक जिस रेट से हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, फिर अगर हम लोग उसको कंटिन्यू करते रहें तो फिर जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो सबमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। और जो वो सबमर्ज होते होते पहले कोस्टल एरिया से धीरे धीरे फिर जो बीच के हमारे प्लेन्स हैं उसकी तरफ बढ़ेगा। तो जो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, वो फिर खतरे में आ जाएगा अगर हमने इसके लिए सही स्टेप्स नहीं लिए। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट को और लोगों को, कुछ लोगों को, सारे नहीं बट कुछ लोगों को इस चीज़ का पता है, तो इस दिशा में कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी की बात तो हम करेंगे यहाँ पे डिटेल में, तो उसका अडॉप्शन भी चल रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। आम आदमी तक इस बात को पहुँचाया जा रहा है कि कैसे आप एक छोटा सा चेंज लाके अपने एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न में कैसे आप अपना और देश का दोनों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख रहे होंगे कि जैसे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी रियलाइजेशन हो गया है कि ये जो हमारी पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ हैं, इनका
पॉल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है। तो अब वो धीरे धीरे ईवीज़ की तरफ मूव कर रही हैं। जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने भी मेंशन किया है कि 2030 या 35 तक हम ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जो भी हम पेट्रोल डीजल गाड़ियों हैं उनको फेज़ आउट करके और ईवी और हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स को लेके आए। और ये सब कुछ इसलिए ही किया जा रहा है ताकि जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, इसको टैकल किया जा सके। तो इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ आम आदमी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिशा में हमारी कंपनी भी काम कर रही है, जिसके लिए मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने के लिए बैठा। बिल्कुल सर, जो मतलब चीज़ें हैं लाइक अगर हम लोग अपना डेली का रूटीन देखें तो डेली के रूटीन में एक नॉर्मल इंसान क्या ऐसी गलती करता है जिससे क्लाइमेट चेंज पर, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है हमारा देश या फिर ग्लोबल उस पर? देखिए, एक बेसिक चीज़ जो है घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो जिसका यूटिलाइजेशन हर जगह है, घर से लेकर ऑफिस तक हम हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है मोस्टली अभी भी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स। वहाँ से हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। थर्मल पावर प्लांट्स के साथ एक इशू ये आता है कि वो वहाँ पे कोल को बर्न करते हैं। कोल जब बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा तो वो बाहर जाके फिर एक कार्बन ब्लैंकेट बनाएगा और जिसकी वजह से हमारा अर्थ धीरे धीरे गर्म होता जाएगा। तो यही जो रीज़न है जो आजकल हमारे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो CO2 है वो गर्मी को बाहर जाने नहीं दे रहा है। तो हमें ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसे घर में अगर हम कोई ऐसे हेवी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम वाइजली यूज़ करें। कि जैसे अगर AC हम चला रहे हैं तो 2-3 घंटे चला के अगर हमारा जो एरिया है वो कूल हो जाता है, वी शुड टर्न इट ऑफ। हमारे जो भी अप्लायंसेस हैं उनको हम ऐसे ही इस्तेमाल करें, वाइजली इस्तेमाल करें कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम से कम हो। इससे दोनों फ़ायदे हैं, आप अपना पैसा भी बचाएंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के फॉर्म में और आप कार्बन एमिशन को भी कम कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, अभी जो है हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी में, तो सोलर एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुकी है। पहले सोलर के साथ ये लिमिटेशन आती थी कि सोलर आपका एक बैटरी बेस्ड सिस्टम हुआ करता था कि आप सोलर पैनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे और कुछ बेसिक अप्लायंसेस चला सकते थे कि भाई अगर फ़ोन चार्ज कर लिया या पंखे चला लिए, लाइट्स जला ली। बट आजकल हमारी ज़रूरत उतने तक सीमित नहीं है, हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी है सोलर का वो भी इवॉल्व हो गया। तो आज सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हम सोलर को अपने इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को पता भी होगा, इसको हम ऑन ग्रिड सोलर बोलते हैं। ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड से जुड़ा हुआ। इसमें क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल्स, जैसे हमारा घर है या ऑफिस है तो उसकी छत पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल हो जाते हैं, उनको एक सोलर इन्वर्टर के साथ जोड़ के हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और जितना पावर सोलर बनाता है वो हमारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। और अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो फिर ग्रिड में ट्रांसफ़र हो जाता है एक नेट मीटर की सहायता से। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका मैक्सिमम यूसेज सोलर से आ रहा है, जो एक क्लीन एनर्जी है, कोई कार्बन इमिशन नहीं है, और साथ के साथ आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव कर रहे होते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू 90% एवरी मंथ सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर का बिल 5,000 रुपये आता है तो अगर और मैं ऑन ग्रिड सोलर यूज़ कर रहा हूँ तो जो वह 5,000 का बिल मेरा पहले आ रहा था वो अब घट के कुछ 500-600 रुपये ही रह जाएगा। और दैट टू फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, बिकॉज जो हमारे सोलर पैनल आ रहे हैं अब वो 25 से 30 साल तक की वारंटी के साथ आ रहे हैं। तो हम इतने साल तक अपना बिजली का बिल भी बचा रहे हैं और इतने साल तक कार्बन एमिशंस भी कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो लोग ले सकते हैं इस दिशा में। अच्छा, तो अभी जिन लोगों को पता है सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर पावर के बारे में, वो लोग अगर पीछे हटते हैं लाइक अगर इस चीज़ में आगे मूव करने से, तो उसके क्या क्या कारण हैं? मतलब अभी इंडिया में जो लोग हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं, ठीक है, वो शायद अभी मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, अभी इसके लिए रेडी नहीं है, क्या अभी जी स्थिति है? जैसा आपने मैडम कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे बड़ा कारण है इसमें। लोगों को पता नहीं है, लोग समझते हैं कि सोलर का शायद लिमिटेड यूज़ होगा, मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी, जबकि ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी घर की बिजली जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, बट आपका बिल जो है 90% कम हो जाएगा और अगले 25 साल तक के लिए कम हो जाएगा। तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात आती है। अब जो आपने दूसरा पॉइंट कहा कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, तो इस बात का रियलाइजेशन गवर्नमेंट को भी था कि भाई हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो कैसे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें।
तो अभी 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसी दिन उसके बाद हो गए और उन्होंने एक योजना की शुरुआत की जिसको हम प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम बोला जा रहा है। उस योजना में क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो घरों को, जब किसी भी आप रेजिडेंशियल हाउस या सोसाइटी पे अगर आप सोलर लगवाते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है। जो सब्सिडी का अमाउंट है वो कुछ 3 किलोवाट या उससे ऊपर की आप कैपेसिटी लगवाएं तो 78,000 वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जिनके नाम से बिजली का मीटर है उनके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, हमने लोगों के घरों पे लगाए हैं और उनके खाते में सब्सिडी आ भी गई है। तो लोग बहुत खुशी खुशी हमें दिखाते भी हैं कि सर हमारा आपने सोलर लगने के बाद विद इन 1 से 2 मंथ्स हमारी सब्सिडी आ गई है। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके अलावा बात ये भी है कि जैसे ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं और जब आप खुद फील करते हैं कि अरे मेरा बिजली बिल पहले तो 5,000 आता था 500 ही आ रहा है, तो आप आसपास के लोगों को भी बताते हैं। तो ये जो वर्ड टू माउथ है फैल रहा है। तो आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी इसका अडॉप्शन और बढ़ता जाएगा। तो अभी मतलब कितना टाइम है इंडिया को इस चीज़ को पूरा मतलब अडेप्ट करने में, कितना टाइम लगेगा? जी देखिए, क्या है कि जो इंडिया में अगर आप डेटा देखें, सोलर एट रेजिडेंशियल स्केल का पेनिट्रेशन अभी कुछ 2% से ज़्यादा नहीं है। यानी आप ये सोचिए कि 98% घर इंडिया में अभी भी सोलर के मतलब सोलर की जो फैसिलिटीज़ हैं उससे वंचित हैं, या एक तरीके से या तो अवेयरनेस का प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से अपना पूरा काम किया जा रहा है और कंपनीज, हमारी जैसी कंपनीज हैं वो भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि हम लोगों तक पहुँचें, उनको अवेयर करें, उनको बेनिफिट्स बताएं। और इसके अलावा अच्छी बात ये भी है कि अब बैंकों की तरफ से भी सहायता दी जाने लगी है, तो बैंक ने भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया है इस दिशा में। तो आई थिंक जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगा, अलग अलग एंटिटीज इसमें शामिल होंगी, जैसे अब बैंक जोड़ गई तो अब बैंक भी लोगों को समझा रही है कि अगर आप ऑन ग्रिड सोलर लगवाएंगे तो आपका ये फायदा होगा, 25 साल तक आप अपनी बिजली बचा लेंगे। और आपकी सहायता के लिए अगर आप एक साथ पूरी राशि नहीं दे सकते हैं तो हम आपका फाइनेंस करवा देंगे कि आप सिर्फ 10% या 20% डाउन पेमेंट कर लीजिए, बाकी का आप EMI बना के पे कर दीजिए। तो वो EMI एक तरीके से वैसे ही हो गया, बिकॉज बिजली बिल तो एनीवेज आपको देनी है, आप चाहे सोलर लगवाओ ना लगवाओ। तो बैंक उनको इस तरीके से, या हम लोग इस तरीके से समझा रहे हैं कि सर आप ये समझ लो कि आप अपनी बिजली बिल दे रहे हो, 3 या 4 साल में आप अपना EMI जैसे ही खत्म करोगे आपका बिजली एक तरीके से हो जाएगा फ्री। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है जो सरकार ने उठाया है और बैंक भी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी जैसी बहुत सारी सैकड़ों कंपनियां हैं देश में जो इस दिशा में काम कर रही हैं। ओके, तो आप मतलब इस लाइन में कैसे है, आपके दिमाग में कैसे आया कि इस चीज़ पे काम करना है, सोलर एनर्जी पे काम करना है? और इससे पहले मतलब आपको यही करना था या फिर आपका मोटिव कुछ और था पहले? देखिए, मैं जब अपनी इंजीनियरिंग के दौरान मुझे एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जहाँ पे मुझे ये पता चला कि अब सोलर को डायरेक्ट हमारी बिजली से इंटीग्रेट कर दिया गया है विथ नो बैटरीज इन्वॉल्व। तो उस दौरान मेरा इसमें इंटरेस्ट जगा, और उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मुझे मौका मिला एक कंपनी के साथ काम करने का गुड़गांव में। वो कंपनी रेजिडेंशियल स्केल पे ही काम करती थी, जो लोगों के घरों के रूफटॉप पे सोलर लगाती थी। तो उनके साथ काम करके मुझे इस फील्ड में ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कंपनीज़ को क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, डिस्कॉम्स की तरफ से क्या इश्यूज़ आते हैं, इन सबको जानने का मौका मिला। तो और ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम क्लाइमेट चेंज से भी जूझ रहे हैं और हम राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से भी जूझ रहे हैं कि हमारे बिजली बिल बढ़ते ही जा रहे हैं। ये एक पैटर्न है अक्रॉस इंडिया, आप ऑब्जर्व करेंगे कि शायद 5 साल पहले जो बिजली हम 6 रुपये यूनिट में खरीद रहे थे, आज वो 7-8 पहुँच चुकी है। कमर्शियल दरों पे बात करें तो जो शायद 8 रुपये यूनिट थी 5 साल पहले, वो अब 10-12 पहुँच चुकी है, जो ऑब्वियसली बढ़ते रहेगी टाइम के साथ। तो इस प्रॉब्लम को जब जानने का मौका मिला तो फिर मुझे पता चला कि इसको हम सोलर के द्वारा मिटिगेट कर सकते हैं फॉर अ लाइफ टाइम पीरियड। 25-30 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो फिर वहाँ से मेरा इसमें इंटरेस्ट जगा, और फिर उस कंपनी के साथ काम करने के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। फिर धीरे धीरे जैसे और करियर में इवॉल्व होते गए तो फिर हम और इस सेक्टर में और भी हमने काम किया। कमर्शियल एरियाज़, कमर्शियल एंटिटीज़, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स में भी हमने सोलर लगाए। अभी हम गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी सोलर लगा रहे हैं। और अभी जो हमारी कंपनी है सोलर में भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों तरीके से, जैसे घरों पे जो लगता है उसको हम केपेक्स मोड बोलते हैं। जब कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स के लिए हम लगाते हैं जहाँ पे मेगावाट या बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स की आवश्यकता होती है, वहाँ पे PPA मोड में सोलर लगता है, हम वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे कर करके पता चला कि एक फील्ड जो है ये लोगों के प्रॉब्लम के साथ साथ देश के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। वहीं से ये इंटरेस्ट जाएगा इसमें काम करने का।
ओके, तो इससे पहले कुछ और करने का वो नहीं था नहीं, आपका? इसके पहले कुछ सेट नहीं था कि जैसा आपको पता है कि भाई हम नहीं जानते कि लाइफ हमको कहाँ किस चीज़ में लेके जाएगी। तो बट जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता गया और एक वो था दिमाग में कि कुछ ऐसा काम करो जिसको करके थोड़ा ये भी सेटिस्फैक्शन मिले कि भाई अपनी सहायता के साथ साथ हम लोगों की भी और देश की भी कुछ सहायता कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस वजह से रहा है। ओके, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को सोलर एनर्जी अपने घर पे करवाना है तो किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है, किस तरीके से आगे का काम होगा? देखिए, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी न किसी डिस्कॉम, आपकी जो डिस्कॉम या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बिजली विभाग है, उनसे आप जुड़े होते हैं, जिनसे आप वो हर महीने आपको वो बिल देते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी है कि आप जब अपने डिस्कॉम को कांटेक्ट करके बोलेंगे कि मैं अपने घर पे सोलर लगवाने के लिए देख रही हूँ, तो वो डिस्कॉम भी आपको कुछ लिस्ट ऑफ कंपनी सजेस्ट करेगा कि भाई ये कंपनी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये सोलर लगाती हैं। उसके बाद आप उन कंपनी से बात करके आप उनसे एक कोटेशन ले सकते हो कि जैसे वो आपकी बिजली बिल देख के कि भाई आपकी बिजली बिल कितनी आती है, आपको सजेस्ट करेंगे कि कितने किलोवाट का सिस्टम आपको लगवाना चाहिए ताकि आपका बिजली बिल जो भी है वो घट के 90% तक कम हो जाए। तो उसके बाद जब आपको उस हिसाब से प्रपोजल्स मिल जाएंगे तो अब आप फिर सेलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे कौन सी कंपनी का प्रपोजल सबसे अच्छा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, और उसके बाद आप उनके साथ गो अहेड कर सकती हैं। एक बार आपने गो अहेड कर दिया, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सब्सिडी के लिए, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है, आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और कैंसर चेक। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसको सबमिट करके फिर आपका सब्सिडी का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको बस एक वेंडर का चुनाव करना है और वो वेंडर ही सारा काम आपके लिए करके देगा। कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जनरली हम बात करें तो पर किलोवाट आपका 50,000 से लेके 55,000 तक का कॉस्ट आता है। और जो एक बेसिक फैमिली, अगर हम बात करें कि जो बेसिक घरों में रिक्वायरमेंट है, जनरली 3 से 4 किलोवाट की रिक्वायरमेंट रखती है। तो अगर मान लीजिए कोई घर है जहाँ पे 4 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में जो टोटल खर्चा आएगा उनका कुछ 2 लाख प्लस GST आएगा। सोलर में GST हमारा कुछ 13.8%, मतलब ऑलमोस्ट 14% लग रहा होता है। तो आप 2 लाख प्लस 14%, मतलब 2.25 लाख के आसपास हम आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 78,000 के आसपास आपको सरकार से सब्सिडी आ जाती है। तो जो भी आपका रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो आप इजीली 3 से 4 साल में रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आप हर महीने बिजली बिल बचा रहे हैं। हाँ, और मतलब वो EMI का जो आपने बताया, जी हाँ, कि ये भी सुविधा उपलब्ध है कि अगर आप एक साथ पूरे पैसे नहीं देना चाहती, आप किसी भी अपने बैंक को कांटेक्ट करिए और बोलिए कि मैं अपने घर पे सोलर लगवाने में इंटरेस्टेड हूँ। वो बैंक आपको प्लान बताएगा कि भाई आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और कितने की EMIs आपकी बनेगी। इनफैक्ट कई वेंडर्स भी हैं जो उनका बैंक से टाई अप होता है, तो आपको वो सुविधा भी दे देते हैं कि आप कैसे EMI के थ्रू इजी पे करके आप इंस्टॉल करवा सकती हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं 2 साल में मतलब ये सब चीज़ें कवर कर लूँ, उसका फ्री बिजली है? बिल्कुल ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए कितना 30 साल बताया 25 साल 30 साल वारंटीज होती है, 25 साल वारंटीज होती है ऑलमोस्ट मेजर कंपनीज की। और आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो सोलर पैनल्स की वारंटी भी बढ़ती जा रही है। तो आजकल जैसे हम बाईफेशियल पैनल्स यूज कर रहे हैं तो उसमें 30 साल की वारंटी है। तो अभी मतलब ट्रस्ट इशू है लोगों के दिमाग में इस चीज़ को लेकर? देखिए, ट्रस्ट इशू इसलिए आता है कि एक वेंडर का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आप किसी ऐसे वेंडर को चुने जिसने इस फील्ड में काफ़ी काम किया हो, पहला। दूसरा, बिजली विभाग के साथ वो वेंडर कनेक्टेड हो और उस वेंडर ने पहले जिन कस्टमर्स के लिए इंस्टॉल किया हो, आप उन कस्टमर से भी बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये ट्रस्टेड वेंडर है। गलत वेंडर का चुनाव लोगों की एक्सपीरियंस को ख़राब करता है और फिर वो हेजिटेट करते हैं और शायद फिर दूसरों को भी बताते हैं। तो आई थिंक वेंडर सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसमें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम लोग यंगस्टर्स को अगर देखें, यंगस्टर्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? देखिए, यंगस्टर्स जो हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि बहुत ही क्यूरियस हैं, दे वांट टू नो एवरीथिंग, और वो ऐसी चीज़ें ज़रूर करना चाहते हैं जिससे देश का भी भला हो। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड में अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज़ कि अगर आप करियर वाइज देखें तो मैं सिर्फ सोलर की बात नहीं करूँगा। तो यंगस्टर्स का जो रोल है वो क्या होगा इसमें, और यंगस्टर्स को अभी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर अगर उनमें इंटरेस्ट बनाना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, आज अगर हमारे देश में बात करें तो एक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है
और जो कि होना भी चाहिए। तो अब आप किसी ऐसे सेक्टर की तलाश करते हैं जो कि ग्रो कर रहा हो और तेज़ी से ग्रो कर रहा हो, और ग्रोथ के मामले में रिन्यूएबल एनर्जी, मैं पूरे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँगा, एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है। अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेटा बात करें तो 2020 तक कुछ ये जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री है लगभग $900 बिलियन की थी, और जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है 2030 तक ये बढ़ के $2000 बिलियन तक की इंडस्ट्री हो जाएगी। और इसके पीछे कारण ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के देश, चाहे आपका पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो या COP28 हो, तो हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है। तो अब ऐसे सेक्टर में जब आपका इंटरेस्ट होता है या जब आपका नॉलेज होता है, तो आप उस सेक्टर में जाके बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में जाके काम करना चाहे, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में। अच्छा, दूसरी अच्छी बात ये है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज हैं ये एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, कि मतलब ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही या कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही आ सकता है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी उतनी ज़रूरत है, सिविल बैकग्राउंड की भी उतनी ज़रूरत है, इनफैक्ट मैनेजर्स MBAs की भी उतनी ज़रूरत है जो जब आप पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो। देयर आर अदर पीपल जो आइडियाज़ कंसेप्चुअलाइज करते हैं, उनकी ज़रूरत है, डिज़ाइनर्स की जो ज़रूरत है। तो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग आके इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत हाई है इस फील्ड की। आपको इस फील्ड में आने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये हमारी जो इंडस्ट्री है क्या करती है, कैसे काम करती है, प्रोडक्ट्स का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो जैसा हमने कहा कि जैसे जैसे हम स्किल एक्वायर करते हैं हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है, और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है तो कंपनीज फिर चाहती हैं कि भाई ऐसे यंगस्टर्स आएँ, अपनी एनर्जी लेके आएँ और उस कंपनी में ग्रोथ को बढ़ाएं। तो एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो मतलब आप अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाएं और ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ें और कंट्रीब्यूट करें। दूसरा जो तरीका है कि जैसे आज हम देख रहे हैं इंडिया जो हमारा देश है 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी बना चुका है, जिसमें से कुछ यूनिकॉर्न्स इस इंडस्ट्री से भी आते हैं। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमेशा नए नए आइडियाज़ लेके आते रहते हैं। मैं आपको रिसेंटली बताऊं, एक नया आइडिया जो इंडिया में ही हुआ है जिसको लेके हमारे कुछ यंगस्टर्स को फंडिंग भी मिली है, कि उन्होंने एक ऐसा पेंट तैयार किया है कि जिसको आप किसी सरफेस पे पेंट करके उसको एक ऐसा सरफेस बना सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो जब आप इस तरीके के आइडियाज़ लेके आ सकते हैं तो आप अपना खुद का स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप खुद का स्टार्टअप क्रिएट करेंगे तो आप खुद के साथ साथ और भी लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। तो बहुत ही अलग। और इन सब के अलावा आप जो क्लाइमेट चेंज वाला जो इशू है हमारा, आप उसको भी मिटिगेट कर रहे हैं साथ के साथ। तो आप अपने साथ लोगों का और पूरे देश का भला कर रहे हैं जब आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में आते हैं। ओके तो अभी जो मतलब अगर मान के चलिए किसी ने ये लगवा लिया, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या अगर मुझे अपने पड़ोसी को इलेक्ट्रिसिटी देकर पैसा कमाना है तो क्या पॉसिबल है? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ये आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर से कनेक्टेड है आपके, और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो भी इसमें चेंज होती है, जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर लग जाता है, नेट मीटर जिसको हम बोलते हैं। तो अभी बिकॉज ये सिस्टम में क्या गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और आप उस बिजली को खुद यूज़ कर रही हैं, और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बिजली है तो वो ऑटोमेटिक आप ग्रिड को दे देती है, ठीक है। तो लेकिन जो हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं ये जो है बेसिकली ये आपका अनएथिकल प्रैक्टिस है कि अगर हम किसी और की जैसे आपने जब सोलर लगवाया तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं अगर उसमें आके अपनी तार लगा देता हूँ तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसमें आपके लॉसेस हो रहे हैं कि मैं आपकी बनाई हुई बिजली खुद यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें आपका भी लॉस है, गवर्नमेंट का भी लॉस है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसका भी लॉस है। तो मेरा ये मानना है कि हमें ऐसी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि जब आपका मंथ एंड में बिजली बिल आएगा और आप अपने पड़ोसी को ये दिखाएं कि देखो मेरा बिल पहले तो आता था 5000 का, अभी घट के हो गया 500, तो उसकी क्यूरियोसिटी अपने आप जगेगी। वो आपसे पूछेगा कि आपने कैसे किया,
किससे करवाया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कितना खर्चा बैठा, क्या सरकार से सब्सिडी मिली। और जब आप इन सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव आंसर उसको दे देंगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका पड़ोसी खुद ही लगवा लेगा। ठीक है, नहीं मतलब इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गई है कि कुछ चोरी वोरी करके नहीं देना है किसी को, अपना अपना सबको इस चीज़ के लिए जागरूक करना है कि वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी हम लोग शायद इतनी गंभीरता से या फिर इतनी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग मुंबई साइड को देखते हैं, ठीक है, उसमें क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा असर दिखने लगा है अब कि अभी लोगों ने बातें करनी, या फिर अब तो मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई कि कुछ टाइम बाद मुंबई शायद गायब हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग डेली बेसिस पर ऐसी कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा हार्म हो रहा है डेली बेसिस पर, जो हम लोग अनजाने में कर देते हैं? देखिए, वह बहुत सारी चीज़ें, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि हम जो हेवी अप्लायंसेस हैं, अगर हम उनका यूसेज ज़्यादा कर रहे हैं, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, वो कार्बन इमिट कर रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आजकल क्या है कि जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, तो हम अपने साथ साथ हम जैसे जैसे हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, हम गाड़ियाँ ले लेते हैं या सब कुछ कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट उसका एक वाइज यूसेज करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम अगर गाड़ियाँ ले रहे हैं तो उसका हम कुछ वैसा इस्तेमाल ना करें कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पे भी गाड़ी लेके निकल गए। बट वो तभी, बिकॉज क्या होता है कि जब आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग आपका डीजल पेट्रोल बेस्ड व्हीकल्स, तो बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, तो वो भी आपके इसमें कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में या ग्लोबल वार्मिंग में। और इन सब चीज़ों से ऐसे ही थ्रेट्स हैं। तो हम जब घर से निकले या ऑफिस से निकले तो मेक श्योर कि हमारी सारी लाइट्स, ऑफिस से सारे अप्लायंसेस बंद हो। दूसरा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें जो कार्बन एमिशन को कम करती हैं या ख़त्म करती हैं, जैसे सोलर हो गया। हम बड़े कॉरपोरेट्स की बात करें तो आप विंड एनर्जी में या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से निकला हुआ है, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लायंसेस का जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करिए। जब गाड़ियों का इस्तेमाल तब करिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आप इंस्टेड ऑफ ऑप्ट फॉर साइकिल्स या ईवीज़ या इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आजकल आ गई हैं। आप अगर छोटे, अब जैसे मुझे मार्केट जाना है तो अगर मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूँ तो मैंने अपने गाड़ी के साथ आई हैव केप्ट अ स्कूटी कि मैं उस ईवी वाली स्कूटी से गया एंड आई डिड माई जो भी मेरे को बेसिक सामान लेना था मैं लेके आ गया घर पे। मेरा काम भी हो गया, कोई पोल्यूशन वाला इशू भी नहीं आया। तो ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करें जिससे पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। तो ऐसे करके हम इसको ज़्यादा सीख। अभी सोलर एनर्जी के फील्ड में जी सबसे बड़े मिथ क्या हैं? देखिए, सोलर एनर्जी में कुछ बेसिक मिथ्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोगों को लगता है कि सोलर एनर्जी मतलब धूप होगा तभी काम करेगा, तो ये एक आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है। जो हमारा सोलर पैनल्स है वो एक फोटोन बेस्ड सिस्टम्स है। फोटोन का मतलब जो हमारे सनलाइट है उनमें फोटॉन्स होते हैं और वो फोटॉन्स मतलब रोशनी भी हो उसमें भी काम करते हैं। जैसे जब क्लाउडी वेदर है उस केस में भी हमारा सोलर पैनल काम करता है, सर्दियों का मौसम है उस केस में भी हमारे सोलर पैनल्स काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग शायद इस वजह से अडॉप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि यार ये तो बस धूप होगी या गर्मी के मौसम में ही काम आएगा, बाकी मौसम में क्या होगा इसका, मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्टेज जाएगा। बट ऐसा नहीं है। फोटोन बेस्ड सिस्टम होता है। 1 किलोवाट का जो आपका सोलर होता है ऑन एन एवरेज हर महीने मिनिमम 100 यूनिट बनाता है, जो कि गर्मियों में बढ़ के 150 तक चला जाता है। तो ऑन एन एवरेज 1 किलोवाट का सिस्टम 120 यूनिट तो बनाता ही बनाता है। एक एवरेज डेटा है जो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी से या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई इंडिया में जो हमारा सोलर इरेडियंस है उसके बेसिस पे हमें कितनी यूनिट्स मिल रहे हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 600 यूनिट कंज्यूम करता हूँ महीने के, तो मैं 600 को डिवाइड करूँगा 120 से, यानी 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है मेरी। मैं 5 किलोवाट का अगर सोलर लगवा लेता हूँ तो मैं 25 साल के लिए बिजली बिल से भी फ्री और साथ के साथ मैं कार्बन एमिशन को भी कर रहा हूँ। एक और मैं आपको एक ट्रिविया बताता हूँ। जो 1 किलोवाट का जो हमारा पैनल है दैट इज़ इक्वल टू प्लांटिंग 155 ट्रीज। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का सोलर लगा लिया तो आप ऑलमोस्ट 750 पेड़ लगाने जितना काम कर रहे हैं, बिकॉज उतना कार्बन एमिशन आप रोक रहे हैं। अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते तो आप थर्मल पावर से वो लेते इलेक्ट्रिसिटी
और फिर वो थर्मल पावर से उतना कार्बन एमिशन होता, उस कार्बन एमिशन को रोकने के लिए आपको उतने पेड़ लगाने होते। अब जब आप खुद का सोलर सोर्स यूज़ कर रहे हो क्लीन एनर्जी, तो आपके कार्बन एमिशन उतने हो नहीं रहे। तो यू आर डूइंग नॉट ओनली गुड फॉर योर सेल्फ बट फॉर सोसाइटी, नेशन एज अ होल। तो मतलब कुल मिलाकर अगर आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और अब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है कि आप जाके कुछ पेड़ पौधे लगा सकें, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो अभी अगर जो लोग सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने लगवाया है, ठीक है, अगर इसकी देखभाल करने की बारी आए, मेंटेनेंस जो इसका है वो कैसे मेंटेन करना है? देखिए, जो हमारा सोलर पैनल्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि क्योंकि वो एक्सपोज रहते हैं पूरे टाइम ओपन एरियाज़ में, चाहे छतों पे या अगर हम ग्राउंड माउंट सिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पे भी, तो वो काफ़ी टफ होते हैं और इट्स लाइक कि दे आर बिल्ट फॉर ऑल वेदर टाइप ऑफ कंडीशंस, कि ताकि हर तरीके के मौसम को सह सके। तो बहुत ज़्यादा कुछ हैवी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप महीने में 1 या 2 बार, जो सजेस्टेड होता है कि सोलर पैनल्स के ऊपर पानी छिड़क दे, पानी का छिड़काव कर दे, चाहे पाइप से कर दे या जैसे भी कर दे, जैसे भी आपकी सुविधा हो। जो भी आपका वेंडर होगा, जो भी इंस्टॉल करेगा, वो ऐसे अरेंजमेंट्स करेगा कि आपको वो जगह मिल जाए कि आप इजीली पैनल को वॉश कर सकें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पैनल्स क्लीन हो जाते हैं, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़िया रहती है, मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलता है। एक तो ये है, और दूसरा जो कुछ कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरे को इस हेडेक से भी बचना है, तो नाउ देयर आर कंपनीज विच आर कमिंग अप विद स्प्रिंकलर सिस्टम्स, कि जिसमें आपके सोलर पैनल के ऊपर स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं। आपको बस एक नॉब घुमानी है, उससे पानी निकलेगा और वो ऑटोमेटिक पैनल्स को साफ कर देगा। और जब हम बड़े सोलर पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट्स भी आ चुके हैं, जो आप पैनल के ऊपर फिट कर देते हैं और वो पूरे एरे को साफ करते हुए चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी है मार्केट में, जो चीज़ों को और इजी टू यूज़ और बहुत ही इजी मेंटेनेंस में आपको उपलब्ध हो जा रही हैं। अगर मतलब मान के चलते हैं, अगर हम लोगों ने अपना सोलर कुछ 6 से 7 घंटे के लिए चार्ज किया, कितना चलता है मैक्सिमम, कितने दिन? देखिए, हमारा जो सोलर है, जैसे मैंने कहा कि ये ऑन ग्रिड सोलर आपकी इलेक्ट्रिसिटी से इंटीग्रेट है, कोई बैटरी तो है नहीं। तो आपका जो जितना पावर वो बनाएगा, सुबह मॉर्निंग 8 AM से लेके 4 PM 5 PM तक वो यूनिट जनरेट कर देगा। वो डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवा रही हैं। जैसे 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में ऑन एन एवरेज 4 यूनिट बना देता है। तो अगर आप 5 किलोवाट का लगवाती हैं तो लगभग 20 यूनिट के आसपास आपको एक दिन में मिल जाएगा। अब वो 20 यूनिट अगर आपने उसी दिन इस्तेमाल कर लिए तो ठीक है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो ग्रिड में ट्रांसफ़र हो जाता है और आप उसी यूनिट को अगले दिन, और मान लीजिए आपकी 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे निकल गई, तो उस केस में भी फ़ायदा ये है कि जो भी आपका पावर बनेगा वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपके ग्रिड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आपको जब मंथ एंड में बिजली बिल आएगा, आपको दिख जाएगा कि सोलर ने कितने यूनिट जनरेट किए और आपने कितने कंज्यूम किए, और आपका कंजम्पशन माइनस प्रोडक्शन बस उतने का ही बिल आपको देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी महीने आपका टोटल कंजम्पशन रहा 600 यूनिट, ठीक है, और उस महीने सोलर ने अगर बना दिए 550 यूनिट, तो जो फाइनल बिल आएगा आपका बस 50 यूनिट का आएगा। तो इस तरीके से रहता है कि आपका कोई भी पावर वेस्ट नहीं होता है। आप चाहे घर पे हो ना हो, घर बंद है, वो ग्रिड में चला जाएगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीक यूज़ करिए, और जब फाइनल मंथ एंड में बिल आएगा तो आपकी कंजम्पशन में से जितना पावर बना है वो माइनस करके बस उतना ही आपको देना है। तो इस तरीके से आपको ऑलमोस्ट 90% बिजली बिल आप सेव कर लेते हैं। ओके, तो मतलब जो एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, किस तरीके से बनती है? जी, बेसिकली क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल्स जो हैं ये आपका फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करते हैं। जैसे ही सनरेज पड़ती हैं पैनल्स पे, तो सनरेज में फोटॉन्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया। फोटॉन्स जाके जो सोलर पैनल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनको हिट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो जाता है, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जो सोलर पैनल है हमारे वो डीसी पावर बनाते हैं, जो जाके हमारे सोलर इन्वर्टर तक पहुंचता है। सोलर इन्वर्टर उसको एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, और वो पावर फिर आता है हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं उस तक, और साथ ही वो पैरेलली कनेक्टेड होता है मीटर तक। और जब आप अप्लायंसेस यूज़ करें तो पहले वो पावर यूज़ होगा, सारा पावर यूज़ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर वो मीटर तक चला जाएगा और मीटर से ग्रिड में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो अभी हम लोग क्या एनर्जी जो है सोलर पावर की वो बना कर क्या हम लोग सेल कर सकते हैं? देखिए, इसमें होता क्या है कि आप मैक्सिमम पावर तो खुद यूज़ कर रही हैं, और अगर कुछ पावर रहता है जो आप नहीं यूज़ कर रही हैं तो वो आप ग्रिड में ट्रांसफ़र कर देती हैं, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्स्ट्रा पावर आप देंगी तो उसका कुछ गवर्नमेंट
₹1 या ₹2 यूनिट के हिसाब से जो भी एक फिक्स्ड होगा उसके हिसाब से आपको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पे भी किया जाता है। और जो हम सेल करने की बात कर रहे हैं इनको ओपन एक्सेस सिस्टम्स में या पावर परचेज एग्रीमेंट वाले सोलर सिस्टम्स में ये तब लागू होता है जब सोलर पावर प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा हो। ओके। जैसे जब हम मेगावाट लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी बिजली बनती है उसको सेल किया जाता है। और मैं उसमें भी एक बहुत अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि जैसे जो हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जब आप उनके बिजली बिल की बात करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। महीने का 10 लाख 20 लाख किसी फैक्ट्री के लिए बिजली बिल आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उनके केस में क्या सुविधा है कि वो सोलर को पावर परचेज एग्रीमेंट मोड या रेस्को मोड में अडॉप्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि जैसे अगर उनकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए अगर 1 मेगावाट बिजली की है तो हमारे जैसी कोई कंपनी उनको ये ऑफ़र करेगी कि सर 1 मेगावाट की बिजली हम आपको सोलर द्वारा प्रोवाइड कराएंगे और जो आप अभी करंट दरों पे बिजली ले रहे हो उससे ऑलमोस्ट आधी दर पे। कि जैसे मान लीजिए अगर आपका बिजली बिल 10 लाख रुपए आता है महीने का और आपका बिजली का यूनिट का रेट है ₹10 पर यूनिट जो आप बिजली विभाग को पे कर रहे हैं। सेम बिजली अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ₹5 पर यूनिट दूंगा आपका बिजली बिल घट के हो जाएगा 5 लाख। और इस पूरे सेटअप को लगाने के लिए आपसे मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा, पूरा मेंटेनेंस मेरा। और आपको बस आपकी स्पेस देनी है और हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे 20 साल या 25 साल के लिए और हम आपको बिजली बना के बेचेंगे आधे दरों पे। तो आपका बिजली का बिल आधा हो गया, आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई, आपका जो भी पैसा है आप अपने बिजनेस में लगाएं, आप अपने बिजली की टेंशन हम पे छोड़ दें। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो एक बहुत ही पॉपुलर मोड है जो इंडस्ट्रीज़ जो सोलर अडॉप्ट कर रही हैं उसमें इस मोड का भी एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको हम PPA मोड कहते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट मोड कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया को किस तरीके से मतलब बेनिफिट करेगा ये, ठीक है, और किस तरीके से मतलब लोगों को इस चीज़ के लिए किया जाए कि भाई मतलब इंडिया, क्योंकि इंडिया के लेवल पे अभी हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या उस लेवल पर जा सकते हैं कि हम लोग अभी स्टेट के लेवल पर ये चीज़ें चल रही हैं कि हम लोग अभी स्टेट के लेवल पर ये चीज़ें सेल कर रहे हैं बना के? हाँ देखिए, ये जो हमारा इंडिया का अगर आप रैंकिंग देखें, इंडिया विश्व में 4था सबसे बड़ा मार्केट है रिन्यूएबल एनर्जी का। हम बस चाइना, USA और ब्राज़ील के बाद 4थी सबसे बड़ी देश ऑलरेडी है। और जिस पेस से हमारा ग्रोथ चल रहा है थैंक्स टू द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, हम कुछ समय में आई थिंक आने वाले 4-5 सालों में बहुत ईजिली ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ देंगे। तो हमें अब इस दिशा में हमें ये कदम उठाने हैं कि हम जो है चाहे वो रेजिडेंशियल लेवल पे बात करें, बिकॉज इंडिया का रेजिडेंशियल कैपेसिटी भी बहुत बड़ा है। जितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं अगर वो सारे सोलर को अडॉप्ट करते हैं तो आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ गीगावाट का पावर घरों से जनरेट किया जा सकता है जो कि इस पूरी देश की दशा और दिशा दोनों को बदल देगा। लोग अपना बिजली भी बचाएंगे और कार्बन एमिशंस भी कम हो जाएंगे और अगले 25-30 सालों के लिए हो जाएंगे। और आई थिंक आप रिटर्न वाइज भी देखें तो सोलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिटर्न फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स कि जितना रिटर्न आपको मिल रहा है शायद आप बैंक में FD करें तो 6-7% से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है, लेकिन जब आप सोलर का इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करेंगी वो आपको कुछ 18-20% के आसपास का रिटर्न दे देता है। तो और ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया आपके FD से। तो इस टाइप का जब हम देखें तो फाइनेंशियली भी बहुत वायबल मॉडल है और नेशनली भी गवर्नमेंट तो कर ही रही है, प्रमोटर कंपनीज कर ही रही हैं इस दिशा में काम। तो आई थिंक जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं हमें बस आम जनों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि रेजिडेंशियल स्केल जो है वो भी इस को अडॉप्ट कर सके तेज़ी से और हमारा ग्रोथ और फास्ट हो जाए इस फील्ड में। अभी अगर दिल्ली को मुंबई तक ये देना है, ठीक है, अगर यहाँ पर एनर्जी बन रही है दिल्ली में और अगर इसको मुंबई तक पहुँचाना है तो किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस रहता है इसका? देखिए ये जो है इनको हम ओपन एक्सेस या सिस्टम्स में काउंट करते हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा प्लांट मान लीजिए दिल्ली में कहीं लगा और अब मुंबई की कंपनी चाहती है कि भाई हमें वो बिजली चाहिए, तो उस केस में हमें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। पावर जनरेट होके किसी डिस्कॉम की उसमें सबस्टेशन में फीड किया जाता है और वो जो मुंबई की कंपनी है वो अपने डिस्कॉम से उस पावर को लेती है, उतने रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स हम उसको बोलते हैं, उतना पावर कि जैसे लेट से मैंने 1 मेगावाट फीड किया, एक
1 मेगावाट उन्होंने वहाँ की किसी डिस्कॉम से ले लिया। अब इस केस में क्या होगा कि बिकॉज हम बिजली विभाग का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करें तो हमें उन्हें भी कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं जिसको हम व्हीलिंग चार्जेस बोलते हैं। तो वो व्हीलिंग चार्जेस प्लस ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट दोनों कंबाइन होके वो कंपनी पे करती है। फिर भी डिस्पाइट दैट वो कॉस्ट इज़ लेसर देन व्हाट दे आर पेइंग इफ़ दे कंज्यूम थर्मल पावर। आप नॉर्मल सोर्स से बिजली लोगे वो आपको महंगा ही पड़ेगा। आप सोलर से लोगे, चाहे आप किसी भी तरीके से लो, चाहे आप खुद के प्रेमाइसेस में लगवा लो, चाहे आपके कहीं और हो रही है सोलर की जो जनरेट हो रही है सोलर पावर उसको आप कहीं और यूज़ करो, वो आपको ऑलवेज सस्ता पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर और कि आपको वो फाइनेंशियली भी सस्ता है और क्लीन एनर्जी भी है, तो दोनों फ़ायदे हैं। अगर कोई इस में स्टार्टअप करने की सोचे जी, किस तरीके से पॉसिबल है, क्या स्टेप होंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, देखिए बहुत ही बिकॉज जैसा मैंने कहा बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है, ग्रोथ बहुत फास्ट है और इंडिया को ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में स्टार्टअप्स आएँ जो इसमें काम कर रहे हैं। ऑलरेडी सैकड़ों हज़ारों स्टार्टअप्स हैं जो इनरोल हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आई थी तो बहुत बूम आया था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एक साथ रजिस्टर हुए थे। मैं आपको वाराणसी में बताऊं कि कुछ वहाँ पे 400 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर हो गई थी। तो इस स्पीड से इस सेक्टर में काम हो रहा है। अब जैसे आप किसी स्टार्टअप को जब भी शुरू करते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड कस्टमर का कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करोगे। दूसरा, आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें जाते हैं और क्या क्या चीज़ें लगती हैं और क्या क्या ऑप्शंस है मार्केट में, प्रोडक्ट के प्राइसिंग वगैरह क्या है, आप क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हो। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में एक अकेली कंपनी है, हर प्रोडक्ट के लिए दे रहा है मल्टीपल कंपनीज। तो आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे ये प्राइस में अगर ये कंपनी दे रही है और ये दे रही है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। शुड आई गो फॉर क्वालिटी, शुड आई गो फॉर जस्ट फॉर प्राइस, ये सारे फैक्टर्स एक कस्टमर कंसिडर करता है। तो आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज पूरी होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ा जो ये है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके में ये एक इंट्रिंसिक अंदर से आए कि भाई मेरे को एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड कस्टमर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्सिमम लोग सोलर अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिकॉज उनको ये लगता है कि पहला तो उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है और दूसरा उनको लगता है कि मेरे को एक साथ बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। अब अगर कोई स्टार्टअप इस फील्ड में आए जो लोगों को ये फैसिलिटेट करा दे कि भाई आप जो है पूरा लगा लो सिस्टम और आप हमें बस EMIs पे करो जैसे आप नॉर्मल अभी इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो। स्टार्टिंग में भी जो डाउन पेमेंट हाँ, जाती है वो हाँ एग्जैक्टली कि हो सकता है कि कल को इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क कि कल को कोई स्टार्टअप आए और वो इस तरीके की सुविधा प्रदान करे लोगों को कि भाई आपका जो पूरा खर्च है उसको हम एज अ EMI आपको प्रोवाइड करा देंगे कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो वैसे ही आप देते रहो। और तो इट वुड बी अ वेरी इजी मॉडल फॉर पीपल टू अडॉप्ट। तो आप इस तरीके का मॉडल या कुछ भी ऐसा लेके आओ जो लोगों को लगे इट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर पीपल टू अडॉप्ट, तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स इन दिस फील्ड। जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस बहुत हाई हैं और इंडिया नहीं ग्लोबली बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ फील्ड है। तो स्टार्टअप में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आना चाहिए। अगर हमें समझना हो कि हम लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में क्या करना है तो कैसे करना होगा। लाइक अगर मैंने अभी सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है, लाइक मुझे इसका स्टार्टअप करना है, तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीज़ का क्या होगा। देखिए आप जो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप वाली पॉलिसीज़ है काफ़ी फ्रेंडली है। स्टार्टअप इंडिया या जो दूसरी पॉलिसीज़ आई हैं, टैक्स रिबेट मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा सुविधा कर दी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको और ज़्यादा टैक्स रिबेट्स मिलते हैं। तो अब जैसे आप अकेले या मान लीजिए आपके जो 2-3 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ उनका भी विजन सेम है, आप उनके साथ बैठ के एक कंपनी फॉर्म करोगे। कंपनी बनाने के बाद आप उस कंपनी के जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है आपने वो कर ली। उसके बाद आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि भाई आप क्या फील्ड है, आप किस चीज़ में एंटर कर रहे हो। क्या आप एज अ EPC कंपनी कर रहे हो, EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन की, मतलब आप लोगों के घरों पे या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे सोलर लगाने का काम आप कर रहे हो, या आप एक फाइनेंसिंग कंपनी बन रहे हो कि आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस को फाइनेंस कराने में हेल्प कर रहे हो, या आप एक प्रोडक्ट कंपनी बन रहे हो कि आप लोगों को या कंपनीज़ को अगर सोलर प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप सप्लाई करोगे। तो ये आपका पहले से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर की एरिया ऑफ वर्क। वंस वो आइडेंटिफाइड है, वंस आपके पास टारगेट
मार्केट ऑलरेडी है कि भाई आप जैसे कभी भी कोई स्टार्टअप शुरू करोगे तो एक छोटे से जगह से शुरू करते हैं और फिर जैसे जैसे हमारा स्टार्टअप ग्रोथ करता है हम वो धीरे धीरे फैलता जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं इसको कि जैसे हमारा हब लेट्स सपोज दिल्ली में है और मेरा स्टार्टअप फिर ग्रोथ अच्छा करने लगा तो फिर अब मैं दिल्ली के बाद मैं एक्सपैंड करूँगा तो आई वुड प्रोबेबली स्टार्ट टू लुक एट मेट्रोज फर्स्ट कि हमारा जो कंज्यूमर है मैक्सिमम कहाँ पे लोकेटेड है। तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मैंने मेट्रोज़ में शुरू किया। फिर मुझे लगा कि अच्छा मेट्रोज़ में भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं टियर 2 सिटीज़ में जाऊंगा और फिर वहाँ पे अपने स्टार्टअप्स की जो भी है या तो फ्रेंचाइजी दूंगा या खुद सेटअप करूँगा, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा कैसा मॉडल है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ। तो एक ड्यू प्रोसेस है, आप जैसे जैसे करते हो आप लर्न करने जाते हो, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। आपको ये बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड है, आपने रिस्क लिया और अगर आप अच्छा काम करेंगे ये आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड करेगा कि आप सोच नहीं सकते। देयर इज़ नो जॉब दैट कैन मैच if your startup is a success. Okay. But you should have the zeal to want to solve problem for people and the other is to take risks. Starting में ऐसा भी होता है कि starting में कुछ challenges आएंगे कि जैसे जब आपका नया स्टार्टअप होगा तो लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, तो आपको अब वहाँ पे आपका दिमाग लगाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने शुरू किया था तो एक चैलेंजेस ये भी आया था कि भाई कैसे ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों में। तो हमने लोगों में जब लोगों से बात करी तो हमने जाना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है। तो एक प्रॉब्लम उसमें से ये था कि भाई लोगों को एडवांस पेमेंट्स में इश्यूज आते हैं कि भाई हम किसी कंपनी को एडवांस पेमेंट कैसे करें इफ़ यू डोंट नो द बैकग्राउंड। सो वी गिव पीपल द ऑप्शन कि हम अगर इफ़ यू आर विलिंग टू गो अहेड विद इट तो आप हमें एक कन्फर्मेशन दीजिए ओवर मेल और समथिंग, हम अपना काम शुरू कर देंगे एंड वंस वी स्टार्ट द वर्क वी डिलीवर मटेरियल्स एट योर हाउस, उसके बाद ही आप हमें पेमेंट करो। ये इट वेंट डाउन वेल विद पीपल। लोगों को ये समझ में आया, लोगों को लगा कि अच्छा मटेरियल आ जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा देने। तो लोगों में ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर हमारी जर्नी वहाँ से फिर धीरे धीरे शुरू हुई। तो आप ऐसे ही कुछ आइडिया सोच सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग में चैलेंजेस आएंगे तो हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, और एक बार आपने ओवरकम कर लिया और एक बार आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, आप मेरे से लिख के ले लो, आपका स्टार्टअप बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा एंड टच वुड आप यूनिकॉर्न भी बन सकते हैं। ओके, तो मतलब अभी अगर बैलेंस की बात करें, कितना आपके पास बैलेंस होना चाहिए अगर आप कुछ एक बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो? देखिए, आप अगर मैं ऐसे बात करूं, आप जब भी कोई स्टार्टअप करो तो आप ये मान के चलो कि स्टार्टिंग के 6 महीने या 1 साल एक पौधे की तरह है, मैं इसमें सिर्फ पानी डालूंगा। तो आपके पास 1 साल तक का फंड्स तो होना चाहिए कि अगर मैं कुछ अपनी बेसिक एक्सपेंसेस अज्यूम कर लूँ कि हाँ मैं एक बहुत ही छोटा सा ऑफिस ले लूँगा या कोवर्किंग स्पेस ले लूँगा, तो वहाँ पे मेरा मंथली एक्सपेंस कुछ 15-20 हज़ार रुपये का होगा, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, तो मैं अज्यूमिंग कि 50,000 का मेरा मंथली एक्सपेंस है, तो 1 साल का 6 लाख रुपये। तो वो 6 लाख रुपये का अपने को एक फ़ंड रखना है कि हम 1 साल तक उसको सस्टेन करें, हम उसको वाटर कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपने एक बार अपना मॉडल फिट कर लिया और आपने रेवेन्यूज लाने शुरू कर लिए तो आप बहुत ईजिली रिकवर कर लो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने ट्रस्ट इशू वाला बताया, ठीक है, इंडियंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि इंडियंस जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं जी, ठीक है। एक बार के लिए शायद जो यंगस्टर्स हैं वो एक बार रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, अरे हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हम लोगों के बड़े लोग होते हैं वो इस चीज़ में कभी रिस्क नहीं लेते हैं। वो चीज़ मतलब किसी भी कंपनी को, चाहे आप ये स्टार्टअप कर रहे हो चाहे कोई भी अलग स्टार्टअप कर रहे हो, एक ट्रस्ट इशू का जो मेन कारण रहता है वो रहता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पैसे लेके ये लोग भाग ना जाएं, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। तो अभी जो है इंडिया की जो कंडीशन है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे इतनी बातें की, ठीक है, इंडिया में अगर हम लोग ऐसे कौन से काम हैं जो या फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो हम लोग क्लाइमेट चेंज की तरफ जा सकते हैं, सोलर को छोड़कर, ठीक है, सोलर के अलावा अगर हम लोग मान के चलिए अगर हम लोग सोलर नहीं लगवा पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किस तरफ मूव कर सकते हैं या फिर क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकें? देखिए, जैसे मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सोलर इज़ वन ऑफ देम। आप अगर आप बहुत बड़े कॉर्पोरेट हैं, आप हमेशा यू कैन ऑलवेज मूव फॉर विंड पावर, विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं जो ऑफशोर जगहों पे हमारे विंड मिल्स लग रही होती है, वहाँ से आपको क्लीन एनर्जी मिलेगा। आप इफ़ यू आर जस्ट अ फैमिली यू कैन अडॉप्ट एन ईवी, आप एक ईवी ले सकते हैं, चाहे आपने कार ले लिया या आपने कोई ईवी स्कूटी ले ली, आप अपने बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो ईवी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आप एक तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब इसमें ज़रूर आएगा कि कुछ लोग ये बात करेंगे कि ईवी
जो बनाने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा मे बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, बट अगर हम ओवर द लाइफ टाइम देखेंगे कि जो जितने टाइम तक हमारा ईवी ऑपरेट कर रहा होता है, हम उसको कंपेयर करेंगे कि उतने टाइम तक अगर हम कोई पेट्रोल या डीजल वाली कार या बाइक यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्लियरली दिख जाएगा कि भाई क्या है और क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट और जो कंपनीज हैं क्यों इस तरफ तेज़ी से मूव कर रही हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लो, BMW से लेके मर्सिडीज से लेके हर कोई अपना आप एक ईवी मॉडल भी निकाल रहा है। तो एक ईवी अडॉप्ट करना एक आम आदमी के लिए, जो मेरे जैसे आप जैसे हैं, एक ईजी ऑप्शन है। आप खुद के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप खुद के हैबिट्स में भी चेंज लाके आप इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना कार्बन यूसेज या कार्बन फुटप्रिंट हम जिसको बोलते हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। तो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करिए, आप अपने चॉइस ऑफ व्हीकल्स में चेंज लाइए। इफ़ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल और आपके पास ऑप्शन है, ऑलवेज गो अहेड विद एन ईवी। एंड और इन सब के साथ ऑब्वियसली आप अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको एक लाइफ टाइम सेविंग भी दे और साथ के साथ आपका कार्बन फुटप्रिंट भी कम करे, देयर इज़ नो बेटर टेक्नोलॉजी देन सोलर, बिकॉज वो ईजिली अवेलेबल है। बिकॉज दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के साथ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आपके विंड पावर, माइक्रो हाइड्रो, जियोथर्मल, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ होते हैं, बट सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस एक आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्सेसिबल है हमारे लिए और जो ऑलरेडी काम कर रही है, वो आई थिंक सोलर ही है अभी। तो दैट इज़ वन थिंग जो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर। इसके अलावा भी देयर आर अदर ऑप्शंस, लाइक आई सेड, अपना हैबिट को मॉनिटर करिए और अपने चॉइस ऑफ व्हीकल्स को देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम यूज़ करिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि आपने कभी मेट्रो ले लिया इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार, कि बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज़ भी आपके जो हैं, जो बिग कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, वो लोग भी करते हैं। तो इट्स अ गुड वे। आप कहीं भी बात, हॉलीवुड एक्टर्स को आप देख लोगे कि जैक जिलेनहॉल या ऐसे जो एक्टर्स हैं, आप देख लोगे ये उधर आपको मेट्रो में ट्रैवल करते हुए मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट कि दे डोंट हैव कार्स और दे कांट अफोर्ड इट, इट्स जस्ट दैट कि उनको लगता है कि भाई इट्स अ गुड वे कि भाई आप यू नो नॉट ओनली आपका काम तो हो ही रहा है एंड यू आर ऑल्सो हेल्पिंग योर सोसाइटी, योर कंट्री। जी हाँ, तो ये चीज़ भी होती है। अभी ये बताइए कि अगर हम लोगों को लाइक इस एरा में जो मिडिल क्लास हैं या फिर जो और लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जल्दी समझ नहीं आता है, ठीक है, और या फिर उन तक ये सब चीज़ें पहुंचाने के लिए क्या सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग कितनी हेल्पफुल हो सकती है? देखिए, आज के डेट में सोशल मीडिया के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हर एरिया में आई थिंक जितना प्रेजेंस सोशल मीडिया का है वो उतना किसी और मीडियम का है नहीं। हम आप बात कर रहे हैं और इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू शायद बहुत लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। आई थिंक सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। ग्लोबली हम बात करें, हर एरिया में सोशल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आपके आम आदमी से लेके कॉर्पोरेट से लेके गवर्नमेंट तक को, हर किसी को अब सोशल मीडिया की ज़रूरत है। आप किसी भी एरिया को उठा लीजिए और आप चाहे आप कोई भी, आप इंडियन रेलवेज़, आप जो फ्लाइट्स की बात करें, कहीं भी बिना सोशल मीडिया के अब आप देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन इमेजिन। तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द वर्ड टू द लास्ट माइल, जो आखिरी पर्सन है वहाँ तक अगर ये मैसेज पहुँचाना हो तो आई थिंक सोशल मीडिया से बेहतर जरिया कुछ नहीं हो सकता। अगर हिंदी ऑडियंस आपकी ज़्यादा है तो आप फेसबुक पे ज़्यादा कंटेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, और वहीं पर अगर आप यंगस्टर्स के उसमें जाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पर चीज़ें डालेंगे इस चीज़ को लेकर, उतना जल्दी लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस का भी मतलब बहुत रहता है। लाइक अगर आपको थोड़ा सा देसी टाइप के लोगों की तरफ जाना है, गाँव के लोगों की तरफ जाना है, तो वो लोग फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहीं पर इंस्टाग्राम जो है वो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है, उनको समझाने के लिए ज़्यादा ईजी रहता है। अगर अभी आपको एनर्जी मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, आप इस लाइन में सबसे पहले 3 काम कौन से करेंगे? आई थिंक ये बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन है, बट अगर मैं इस चीज़ को इमेजिन करता हूँ तो आई थिंक जो कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, अब मैं इसकी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा कि क्या फिजिबिलिटी है नहीं है, बट आई थिंक एक काम जो मैं ये करूँगा इज़ प्रोबेबली कि टू इनेबल मिडिल क्लास पीपल लाइक अस कि वो सोलर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें। तो कोई एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल जिसमें भागीदारी हो बैंक्स की, जिसमें भागीदारी हो हमारे बिजली विभाग की, इन सब के साथ एक ऐसा मॉडल क्रिएट करूं जिसमें सोलर सब घरों पे लगे। इनिशियली उनको पैसे देने की ज़रूरत ना हो,
वो जैसे अपना बिजली बिल दे रहे हैं वैसे देते जाएं Okay. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में भी 3 या 4 ईयर्स तक, जब तक वो पैसा रिकवर हो जाएगा तब तक वो लोग पेमेंट करेंगे। जैसे ही वो पैसा रिकवर हो गया नाउ पूरी ओनरशिप उस प्लांट की उनकी है। ओके। तो हाँ, इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं कि हाउ डू यू ट्रैक कि वेदर पीपल पे और नॉट, बट आई थिंक उसका भी टेक केयर किया जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी जिस लेवल पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेनिट्रेशन हो चुका है और जितना अच्छा काम गवर्नमेंट ने इस दिशा में किया है, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ मेकिंग श्योर कि इलेक्ट्रिसिटी गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है और लोग अब पे भी कर रहे हैं। तो जब उनको सुविधा मिलती है तो लोगों को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक एक ये चीज़ मैं करना चाहूँगा बिकॉज इससे हमारा बहुत बड़ा सेक्टर कवर हो जाएगा। हम एनर्जी डिपेंडेंसी को भी ख़त्म करेंगे, क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट करेंगे और लोगों को क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कराएंगे। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा, आई थिंक वो मैं ये लेना चाहूँगा। दूसरा, आई थिंक एनर्जी मिनिस्टर बनूँ तो अगर एक पॉलिसी मेरी ये भी होगी कि शायद जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने व्हीकल्स हैं हमारे, स्पेशली पेट्रोल डीजल को, उनका जहाँ तक मैक्सिमम हो उनको हम ईवी में कन्वर्ट करें। आई थिंक ऑलरेडी आप शहरों में देखें तो अब ईवी बसेस भी दौड़ रही हैं। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स को ग्राउंड पे लाया जाए। आई थिंक ये हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनका भी ऑलरेडी यही विजन है। तो ईवी व्हीकल्स, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स, इनको ग्राउंड पे लाया जाए और कुछ कंपल्शन हो एंड उसमें आई थिंक अगर एक साथ नहीं बट फेज वाइज हम इसको इम्प्लीमेंट करें ताकि अचानक से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक दूसरा ये स्टेप होगा कि ऐसे एनर्जीज़ को प्राथमिकता दी जाए जो हमारे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करें, कार्बन एमिशंस को मिटिगेट करें। और आई थिंक जो तीसरा मैं ये काम करूँगा कि आई विल मेक श्योर कि हर एक जो हमारे कॉलेज है, संस्थान है और स्पेशली जो हमारे तकनीकी संस्थान है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहाँ पे एक रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलेंस सेंटर लगाया जाए। उस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलेंस सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, वो प्रदान की जाए। क्या बेसिक नॉलेज है, कैसे काम करता है, उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाए और वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो उनको कंपनीज अब्जॉर्ब करेंगी। कंपनीज जब अब्जॉर्ब करेंगी तो वो देश की तरक्की में भागीदारी कर सकेंगे, जो भी हमारे युवा हैं। तो जो युवा इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी कंपनी के साथ काम करना चाहें या खुद का स्टार्टअप करना चाहें, तो आई थिंक एक रिन्यूएबल एनर्जी एक्सीलेंस सेंटर एट एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज ये एक बहुत ही अच्छा, मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये 3 काम शायद मैं करना चाहूँगा। ओके। अगर कोई यंगस्टर या फिर जो एम्प्लॉय जो हैं वो किसी एनर्जी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा उनको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज जो है किस चीज़ की होनी चाहिए? बेसिक नॉलेज आपको एक तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है, मतलब बिकॉज जब भी आप कोई एक सोलर पावर सिस्टम लगाते हो तो एक कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स है। आप सोलर पैनल से लेके सोलर इन्वर्टर होते हैं, उसमें स्विच बॉक्सेस होते हैं, ACDB DCDB होते हैं, इसके अलावा मीटर्स होते हैं, अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर होते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन बन के एक सिस्टम बनता है। तो आपको हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस है लोगों के पास। जैसे हम सोलर पैनल की ही बात करें तो उसमें आपको 2 ऑप्शन है मेजर, पॉलीक्रिस्टलिन और मोनोक्रिस्टलिन। अब मोनोक्रिस्टलिन में भी जब आप जाएंगे तो उसमें अब आजकल मोनो पर हाफ कट या बाईफेशियल पैनल्स आ गए। तो आपको ये अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को कि अभी क्या प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है और उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है ओवर अदर प्रोडक्ट्स, सो दैट आप अपने कस्टमर को समझा पाएँ, अवेयर कर पाएँ। तो यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट सिस्टम। आपको समझाना आना चाहिए लोगों को कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं किसी को कैसे समझाऊं कि भाई आपने अगर ये काम किया है या ये सिस्टम अडॉप्ट किया तो आपका क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक स्किल है बट बहुत ही अंडररेटेड स्किल है। बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम चीज़ें समझ जाते हैं बट समझना और इस लेवल पे समझना कि ईजी शब्दों में हम किसी को समझा सकें, उसमें काफ़ी एक अंतर है। तो आप को प्रोडक्ट की नॉलेज हो, आप समझा सकें लोगों को और आप अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेट कर सकें, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे आपका खुद का स्टार्टअप हो। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। नहीं, लेकिन जैसे कि इस चीज़ को तो हम लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कहीं से भी कि हम लोग इतने निश्चिंत होकर इस टाइम पे बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि सामने वाला पेड़ लगा रहा है, कोई नहीं, हमारा काम हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है, लाइक मैंने जैसे पहले बोला, अगर आपने बताया कि अगर आप पेड़ नहीं लगा पा रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, जो आगे आने वाले टाइम पे आपको बेनिफिट देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे देखा जाता है
कि लोग पैसे के लिए आपने बताया कि आप क्या कर सकते हो, EMI का बताया आपने, क्या गवर्नमेंट सच में उस लेवल तक हेल्प कर रही है जो स्टार्टअप हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली ये सब लगवाना चाहती है? क्या मतलब बेसिक लेवल पे उस चीज़ पे काम हो रहा है? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं लाइक स्कीम्स आती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद जब उस पर काम होना शुरू होता है तो उसमें बहुत सारा डिले होने लगता है या फिर उस चीज़ को मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मतलब किस तरीके से रियल मतलब क्या है रियलिटी इस चीज़ की? देखिए, मैं दूसरे सेक्टर्स की बात तो नहीं करूँगा, बट मैं इस सेक्टर में अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा बनाई है कि आपको शायद किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका सोलर के लिए गवर्नमेंट एक नेशनल पोर्टल बना दिया, आप उस पोर्टल पे जाइए और उस पोर्टल पे जो भी दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो कीजिए, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, वो ऑलरेडी एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। खुद एक कंपनी आके आपको कांटेक्ट करेंगी, एक क्या हो सकता है मल्टीपल कंपनीज कांटेक्ट करेंगी, आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको किसके साथ जाना है। जैसे ही आप जिसके साथ जाएंगे उसके साथ आपने सोलर इंस्टॉल करवाया, साथ के साथ आप अपनी सब्सिडी भी मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरा सब्सिडी का जो अमाउंट है कब तक आ जाएगा मेरे खाते में। तो आई थिंक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाया है गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका हूँ। मैंने वाराणसी से लेके लखनऊ, कानपुर, जयपुर ऐसे शहरों में ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो मुझे इस दिशा में जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो काफ़ी सही लगे हैं और इम्पैक्टफुल हैं और लोगों को सब्सिडी मिल रही है। हमारे पास क्लाइंट के कॉल्स या मैसेजेस आते रहते हैं, या हमने भी कभी कभी हम जब क्लाइंट से बात करते हैं तो हम उनको पूछते हैं तो वो हमें दिखाते हैं स्क्रीनशॉट्स या मैसेजेस की कैसे सब्सिडी आ गई है, और वो उनको बताते हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है। तो इस दिशा में गवर्नमेंट काम करी। गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेके कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, उसको लेके गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है। और आई थिंक जो भी पॉलिसीज़ हैं इसको इस तरीके से बनाई गई है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस दिशा में मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस दिशा में बहुत ही अच्छे कदम उठाए। तो ये वही वाली चीज़ हो गई कि मतलब सोलर है तो सलामती है जी, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी हम लोग भले इस चीज़ को बैठ के आराम से बात करें, नेग्लेक्ट करें, लेकिन हो सकता है एक टाइम ऐसा आए अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में इस चीज़ को महत्व ना दे, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि कोई इंसान इस तरह से बैठ के बात नहीं करेगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उस टाइम तक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हमारे लिए नहीं तो हमारे जो फ्यूचर में जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि यंगस्टर्स इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है, यंगस्टर्स इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। अभी हम लोगों को भी धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि एक एक इंसान के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी धरती माँ के लिए भी सोचना पड़ेगा, आपकी जो माँ है घर में उनके लिए सोचना ही पड़ता है, लेकिन आपको अपनी धरती माँ के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्लाइमेट के लिए भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप कहीं भी आप बैठ के अगर इधर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो अभी हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो कुछ साल बाद ज़रूर पूरा इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो अभी सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप जो लोग इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, आप हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अपने हैबिट्स में बदलाव लाएं, आप अपने एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करें, आप ऐसे अप्लायंसेस का यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आप AC यूज़ कर रहे हैं, आप 5 स्टार रेटेड AC लें जो कम एनर्जी यूज़ करते हैं। आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, EV की तरफ मूव करें। आपके पास घर है, छतों पे जगह है, सोलर एनर्जी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो आपका बिजली बिल तो बचाएगा ही बचाएगा, अगले 25 सालों तक आपको कार्बन फ्री क्लीन एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। आप कार्बन एमिशंस भी रोक रहे हैं, तो आप कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स कर सकते हैं। एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, मैनेजमेंट क्षेत्र में है, और इस दिशा में अगर करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ के बारे में पढ़िए। या आप बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एज अ कंपनी मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया जहाँ पे हम कॉलेजेस को रीच आउट कर रहे हैं और कॉलेजेस को बता रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें हम पूरे बेसिक से कवर कर रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से शुरू होता है, वाई रिन्यूएबल एनर्जी क्यों अडॉप्ट करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। और वो पूरा एक कोर्स और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा एक यूनिवर्सिटी से टाई अप हो चुका है, तो हम वहाँ से काम इस चीज़ को शुरू करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस दिशा में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें, ज़्यादा कंपनीज़ को ट्रेंड इंडिविजुअल्स भी दिला सकें। तो ये एक
दूसरा क्षेत्र है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई अवेयर रहें। आपको आज के डेट में इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप गूगल करेंगे, आपको हज़ारों मतलब ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप बहुत ईजी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि कैसे जो टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है। और आप अपना हेल्प, अपनी सोसाइटी का हेल्प, आप एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी या देश एज अ नेशन एज अ होल आप बात करें, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थ्रेट। टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जा रहा है ऑलमोस्ट। आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो जो गर्मियाँ हैं दे आर गेटिंग हॉटर। आप ऐसे श्रीनगर जैसे क्षेत्र में 31-32 डिग्री टेम्परेचर का होना एक बहुत ही चिंता का विषय है कि आज श्रीनगर है, कल को कोई और जगह हो सकती है। और जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगा तो वो पहले कोस्टल एरियाज को सबमर्ज करेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज अब बस एक डिबेट टॉपिक नहीं रहा, बहुत ही रियल थ्रेट है। और उसको मिटिगेट करने का एक ही तरीका है कि हर एक इंडिविजुअल अपने कार्बन एमिशंस को मैक्सिमम कम करे। और कम करने के तरीकों पे जो हमने आज पूरा डिस्कशन किया हमारा कि भाई कैसे किया जा सकता है, क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करिए, ईवीज को अडॉप्ट करिए, ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करिए जो एमिशंस कम करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स दे विल गो अ लॉन्ग वे। तो बिल्कुल हम इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि हर हर सोलर, हर घर सोलर। ठीक है, तो अभी हम लोगों को सच में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। आप सब इस बारे में सोचिए और कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें मतलब जल्द से जल्द आप सोलर एनर्जी के तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश की ज़रूरत है। इस टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक चीज़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ में अगर हम लोग पीछे रह जाएंगे तो हमारी दूसरी जगह पर हम लोग जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हम लोग सोलर एनर्जी की तरफ आगे ना बढ़े। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, समझाई, और कहीं ना कहीं हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं आप देख रहे होंगे वो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे और आगे आने वाले टाइम में वो जल्द से जल्द इसकी तरफ आगे बढ़ के ना करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।